हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, यानी हमें क्या करना है। हमें इस चैप्टर में हमारे अर्थ की ग्रेविटी यानी जो अट्रैक्टिव पुल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है या पुलिंग फोर्स लगता है टुवर्ड्स अदर ऑब्जेक्ट, उसको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटेशन। सो इन दिस chapter we study and analysis the gravitational effects कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं वो हमें यूनिट में आगे पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, तो इन सबको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। किसके लिए? इन दिस चैप्टर वी स्टडी एंड एनालिसिस द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ, यानी जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को हमें स्टडी करना है। इसलिए यूनिट का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है, अब कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, किस तरीके से उनका बिहेवियर रहता है, कैसे हम उनको स्टडी कर सकते हैं, वो हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बनता है मास का, यानी कोई भी पार्टिकल अगर है तो उसके पास मास होगा। ठीक है, अगर मैं इस पेन की बात करता हूं तो इसके पास मास है, बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसके पास मास है। तो मास क्या है, पहले हम इस पॉइंट को समझें। सो मास का डेफिनेशन यहां पे बनता है कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी हर मटेरियल का एक खुद का एक प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच अ मटेरियल कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। यानी मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो फर्स्ट हमने समझा कि ग्रेविटेशन में हमें क्या स्टडी करना है? अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को। लेकिन क्या अर्थ के पास मास है? बिल्कुल है। तो ये प्रॉपर्टी अर्थ की नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? मास की। अर्थ के बारे में स्टडी अगर हम कर रहे हैं इसलिए आपने उसको नाम दे दिया ग्रेविटेशन, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी है? मास की। तो मास की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस, यानी एक्सपीरियंस भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। प्रोड्यूस करेगा तो कोई एक पार्टिकल अगर उस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई अदर पार्टिकल उसको एक्सपीरियंस करेगा, और अगर मास पार्टिकल ग्रेविटेशन इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है दैट मीन्स जो इफेक्ट वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो किसी अदर मास पार्टिकल ने प्रोड्यूस किया होगा। जैसे अर्थ और मून दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? क्या दोनों के पास मास है? बिल्कुल है। तो दोनों एक दूसरे पर अपने अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट को लगाएंगे। मून का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होगा, मून जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा उसको एक्सपीरियंस कौन करेगा? अर्थ। और जो अर्थ का इफेक्ट होगा उसको एक्सपीरियंस कौन करेगा? मून। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? बेसिक प्रॉपर्टी है मास की। सेकेंड पॉइंट, एवरी मैटर, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से, कि एवरी मैटर इन द यूनिवर्स attract other matter by a force known as gravitational force। यानी दो मास पार्टिकल अगर आपने यहां पे रख दिए तो दोनों मास पार्टिकल एक दूसरे पर अपना अपना इफेक्ट लगाएंगे। कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? ग्रेविटेशनल इफेक्ट। और ग्रेविटेशनल इफेक्ट में क्या आता है? फोर्स आता है। दैट मीन्स कोई भी दो मास पार्टिकल्स अगर रखे हैं, कितने भी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले इसको दिया था न्यूटन ने। ठीक है, इसलिए आप इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन का स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से समझे। हमने बोला कि कोई भी दो पार्टिकल अगर रखे हैं तो एक दूसरे पर इफेक्ट लगाएंगे, ग्रेविटेशनल इफेक्ट, और उस इफेक्ट की स्टडी करने को हमने ग्रेविटेशन बोल दिया। तो हमने सबसे पहले दो पॉइंट मासेस कंसीडर करें। क्या कंसीडर करें? पॉइंट मासेस। इस बात का ध्यान रखना। m1 m2 क्या है? पॉइंट मासेस। कितने सेपरेशन पर हैं? प्लेस्ड एट r सेपरेशन। सो फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ द पार्टिकल्स। ठीक है, एंड अगेन force is inversely proportional to square of the separation between them। यानी अगर दो मास पार्टिकल m1 और m2 r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स
किसके प्रोपोर्शन में होगा? दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में और सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसका कोई बेसिक मेथड, यानी आप अगर हम बात करें डेरिवेशन, तो डेरिवेशन यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये किस तरीके का मेथड है? यह एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है। इट्स एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व तो किया होगा ना। तो ध्यान दें, न्यूटन ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने पर उसको क्या पता चला? एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया? पहले इस पॉइंट को समझो कि मानो यहाँ पर इसने पार्टिकल रखा 1 किलोग्राम का, यहाँ भी पार्टिकल रखा 1 किलोग्राम का और डिस्टेंस रखी 1 मीटर, तो कुछ फोर्स लगा होगा। उस फोर्स को उसने स्टडी कर लिया। फिर क्या किया? फर्स्ट पार्टिकल को सेम रखा, सेकंड पार्टिकल को चेंज कर दिया, किससे? 2 किलोग्राम से। सेपरेशन दोनों के बीच में वो भी सेम रखा। फिर नया फोर्स उसने एक्सपीरियंस जितना हो रहा है उसको स्टडी किया। तो पहले फोर्स मिला F, बाद में फोर्स मिला F1, फिर उसके बाद हमने इस पार्टिकल को फिर चेंज कर दिया। अब इसको आपने कन्वर्ट कर दिया मान लीजिए 3 किलोग्राम में। तो अब जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, उसकी वैल्यू में भी चेंज आया। फिर इन सभी फोर्सेस को कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्टडी किया गया। तो स्टडी करने पे क्या पता चला कि जो फोर्स बिटवीन देम है, फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ पार्टिकल। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ पार्टिकल। दैट मीन्स अगर फर्स्ट कंडीशन में फोर्स आ रहा था F, तो जब मास आपने रखा 1 और 2 तो फोर्स कितना मिला होगा? 2F। जब मास हमने कन्वर्ट कर दिया 1 kg एंड 3 kg तो फोर्स कितना मिला होगा? 3F। यानी जिस रेशो में मास है, जिस रेशो में प्रोडक्ट ऑफ मास है, उसी रेशो में फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो पहला पॉइंट तो यहां से ये पता चला। सेकेंड पॉइंट हमारा बनता है सेपरेशन का। तो सेपरेशन किस तरीके से स्टडी किया गया? कुछ इस तरीके से कि मान लो यहां पर आपने 1 किलोग्राम के 2 पार्टिकल्स रख दिए, दोनों पॉइंट मासेज है, और सेपरेशन आपने रखा पहले 1 मीटर। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस हुआ? F। अब हमने मास पार्टिकल्स को तो चेंज नहीं किया, लेकिन चेंज किसको कर दिया? सेपरेशन को। अब सेपरेशन कितना? 2 मीटर। तो यहाँ पे कुछ और फोर्स जनरेट हुआ होगा जिसको आपने एवरेज बोला। फिर मास पार्टिकल को सेम रख के सेपरेशन को आपने कर दिया 3 मीटर, तो फोर्स आपको डबल डैश मिला। उसने स्टडी किया, स्टडी के अकॉर्डिंग क्या मिला कि पहले अगर यानी इनिशियल कंडीशन में अगर फोर्स का वैल्यू F है, तो सेकंड कंडीशन में फोर्स कितना आ गया होगा? F/4। थर्ड कंडीशन में फोर्स कितना आ गया? F/9। तो इन सब का रिजल्ट क्या रहा? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी जैसे जैसे हम सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे, एज द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस, एंड रिलेशन इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन स्क्वायर। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? सो इट्स एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड। ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई प्रूव नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमें यहां पर रिजल्ट मिल गया। ठीक है, एग्जांपल समझ में आया? नोट आप कर लें। तो इन दोनों जो ये जो रिलेशन आपको दिया गया है, इन दोनों रिलेशन को क्या किया गया? एक साथ कनेक्ट किया गया, और कनेक्ट करने पर रिजल्ट आपके पास रहा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r²। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r²। दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया। अब यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें क्या करना होगा? हटाना होगा, और उसकी जगह पर एक कांस्टेंट अप्लाई करना होगा। तो यहां पर आपने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया और उसको नाम दिया कैपिटल G। क्लियर? एंड दिस कैपिटल G इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि आपने क्या बोला है? कांस्टेंट, तो वैल्यू फिक्स वैल्यू रहेगा। बिल्कुल, कितना रहेगा क्या बता सकते हैं? ध्यान से देखो, जो इसका वैल्यू है वो फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या इसका यूनिट बता सकते हैं? जी का, कैपिटल जी। फोर्स किस में आता है? फोर्स आता है न्यूटन में। ठीक, मास किस में आता है? किलोग्राम में। तो यहां पर हमें मिलेगा किलोग्राम स्क्वायर। डिस्टेंस किस में आता है? मीटर में। तो क्या कैपिटल जी को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है? Fr²/m1m2। तो यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कौन सा सिस्टम में वैल्यू? न्यूटन मीटर किलोग्राम। कौन से सिस्टम में आता है? ये आता है एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो दिस इज वैल्यू ऑफ जी इन एसआई सिस्टम। क्या सीजीएस में भी वैल्यू मिल सकता है? तो सीजीएस में वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को मीटर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो वैल्यू हमें मिलेगा, वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस 6.67 इंटू 10 पावर -8 न्यूटन के प्लेस पर डाइन, मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर। क्लियर? तो ये कैपिटल जी का वैल्यू आ गया। कैपिटल जी का वैल्यू कैसा है? फिक्स है। फिक्स वैल्यू का मतलब मीडियम हो या नहीं हो, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है फिक्स। और फिक्स वैल्यू क्या, किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? कि ये जो फोर्स है, यानी जो फोर्स कांस्टेंट आपको मिल रहा है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। किस तरीके का फोर्स है? मीडियम इंडिपेंडेंट। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस प्लेस्ड एट सेपरेशन आर। और फोर्स का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। क्लियर पॉइंट? तो आप इसको नोट कर लें। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट फोर्स बिटवीन विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस placed at separation r। क्लियर? तो ये जो हमने इक्वेशन 1 लिखा है, इक्वेशन 1 आपको फोर्स का वैल्यू देगा Gm1 m2 by r स्क्वायर। बट फोर्स क्वांटिटी कैसी है? स्केलर या वेक्टर? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स एज वेक्टर, यानी वेक्टर में हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, इस बात पे ध्यान रखना कि जो फोर्स आपने कैलकुलेट किया है इसका यूनिट रहेगा न्यूटन। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में कितना बनेगा? डाइन रहेगा। क्लियर पॉइंट? देखें आगे, फोर्स एज ए वेक्टर, यानी अगर दो मास पार्टिकल किसी कोऑर्डिनेट्स पे रखे हैं तो फिर हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? दो मास पार्टिकल्स अपने यहाँ पे प्लेस करें। फर्स्ट पार्टिकल मास m1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। बना सकते हैं? ठीक है। सेकेंड पार्टिकल आपने यहाँ पे कहीं प्लेस किया, मास पार्टिकल m2 एंड वैल्यू कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2। क्लियर? एंड दिस इज ओरिजिन 0,0,0। क्या हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं? फर्स्ट पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर किस तरीके से बनाते हैं? पोजीशन वेक्टर जो भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ i कैप, j कैप, k कैप एंड विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का लोकेशन क्या है, वही आप पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे m1 पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो m1 को मैं कहां से कनेक्ट करूंगा? ओरिजिन से। और इस वेक्टर को क्या नाम दिया? इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया r1 वेक्टर। क्लियर? सेकेंड, m2 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है तो m2 को ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे और इस वेक्टर को नाम दिया मैंने r2 वेक्टर। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल इज ऑलवेज अट्रैक्शन। यानी नेचर ऑफ फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? अट्रैक्शन का रहेगा। दो मास पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, पॉइंट यहां पे लिखे। टू या नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल्स इज ऑलवेज, ध्यान देना टर्म पे ऑलवेज लिखा है, इज ऑलवेज
अट्रैक्शन, यानी दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी फर्स्ट पार्टिकल सेकंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और सेकंड पार्टिकल फर्स्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। किस तरीके से डिनोट करें? मानो अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, ये आपने कनेक्ट कर दिया, नोटेशंस पे ध्यान देना, नोटेशन पे ध्यान देना। फर्स्ट नोटेशन आपने लिखा, ये आपका फर्स्ट पार्टिकल का, तो फर्स्ट पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? सेकंड पार्टिकल की तरफ। तो इसको आपने लिखा F12। F12 रिप्रेजेंट क्या करता है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। सेकंड आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया वैल्यू F21, तो F21 किसको रिप्रेजेंट करेगा? F21 रिप्रेजेंट करेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स आर सेम, बिकॉज आप कैलकुलेट करोगे Gm1 M2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, तो बाय आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन आपसे पूछता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, सो डायरेक्शन इज टूवर्ड्स M2, और M2 पर अगर हम फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन ऑन M2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन M2 इज टूवर्ड्स M1। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आ रहा है? यानी जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, ठीक है। अगर एक आई कैप में लग रहा है तो दूसरा किधर लगेगा? माइनस आई कैप में लगेगा। क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? और नोटेशन क्लियर हुआ? F12 एंड F21 क्लियर। इस वेक्टर को आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया वेक्टर R से। किससे रिप्रेजेंट किया? वेक्टर R से। अब एक पॉइंट आप समझिए, फोर्स किस तरीके की क्वांटिटी है? फोर्स क्वांटिटी है वेक्टर, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। फोर्स क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आना चाहिए। मैग्नीट्यूड आप कितना लिख सकते हैं? तो मैग्नीट्यूड हम यहां पे लिखेंगे Gm1 M2 बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड। और आर कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? आर कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया आर वेक्टर अपॉन आर। क्या रिप्रेजेंट किया? आर वेक्टर अपॉन आर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नेचर ऑफ फोर्स है दो मास पार्टिकल के बीच में, वो नेचर क्या है? वो नेचर हमेशा अट्रैक्शन है। और फोर्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव फोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। यानी इस इक्वेशन में माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? माइनस शोज नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू आ गया F वेक्टर, और नेगेटिव शोज नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन। क्लियर? अब इनको कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पे रिजल्ट क्या रहा? सेकंड स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Gm1 M2 R कैप अपॉन R क्यूब। सो F वेक्टर is equal to minus Gm1 M2 upon R cube into R vector। तो ये एक बेसिक रिलेशन बन गया फोर्स कैलकुलेट करने का। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है क्या प्रोवाइड करेगा? इक्वेशन 2 provides force in vector form, force in vector form। क्लियर? अब छोटा सा पॉइंट ये है कि हमें एक बात ये पता है कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहां पे भी डायरेक्शन का कोई ना कोई कंपोनेंट आना चाहिए। तो डायरेक्शन कंपोनेंट के लिए हमने क्या किया? बैक साइड पे देखें। मान लो अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मुझे कैलकुलेट करना है F12 तो F12 का डायरेक्शन इधर आना चाहिए, F21 तो डायरेक्शन इधर आना चाहिए। मतलब डायरेक्शन कहीं ना कहीं तो यहाँ पे रिलेट करेगा।
तो इस पॉइंट पे हम ध्यान दें कि मान लो मुझे कैलकुलेट करना है F21, क्या कैलकुलेट करना है F21, और F21 नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? F21 रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑन पार्टिकल टू ड्यू टू 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं F12 कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? F12 वेक्टर रिप्रेजेंट फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। तो क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, अगर आपको बोला गया फाइंड फोर्स, तो फाइंड फोर्स का मतलब मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर बोला गया फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल 1 और ऑप्शन दिए गए वेक्टर में, तो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 मतलब ड्यू टू 2, यानी आपको कैलकुलेट करना है F12। सेकंड, अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पूछा गया तो हमें कैलकुलेट करना है F21। तो हम इसको एक जनरलाइज बात करते हैं। जनरलाइज बात का मतलब कि किसी भी एक पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू अदर, तो किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो एक ही इक्वेशन से आप उसको समझ लें, सभी में अप्लाई करें, आंसर मिल जाएगा, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। मान लो हमें कैलकुलेट करना है F21, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे भी 21 आना चाहिए और यहाँ भी 21 आना चाहिए। क्या ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ? यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 21, और इधर भी क्या आना चाहिए? 21। अब लास्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था वेक्टर R1। सो वेक्टर R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वेक्टर R1 रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल M1। R2 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास M2। और हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ी है? R21 की। ध्यान से समझें। तो R21 वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? R21 वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। सिमिलरली मानो अगर किसी केस में आपको कैलकुलेट करना है R12, तो R12 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करना है वो फर्स्ट लोकेशन पे आना चाहिए, और ड्यू टू विच फोर्स कैलकुलेट करना है वो सेकंड लोकेशन पर आना चाहिए। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2 1, तो 2 माइनस 1। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 2, और ये 1 माइनस 2। यही आपका R वेक्टर है। पहली बात ये, यही क्या है आपका R वेक्टर। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये चेंज होगा। फिर तो ये वेक्टर तो आपने बना लिया। नीचे क्या है? मॉड ऑफ दिस वेक्टर और उसका क्यूब। तो किसी भी वेक्टर का मॉड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मानो अगर R वेक्टर का वैल्यू मिलता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप, तो क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है? सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इन अंडर रूट। क्लियर हुआ पॉइंट? यानी हमें क्या करना है, जो दो पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं सबके सबसे पहले क्या करें? पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लो। फिर आप ये देखो कि फोर्स आपको 2 पे कैलकुलेट करना है या 1 पे कैलकुलेट करना है। अगर आपको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैलकुलेट करना है तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? R21 वेक्टर की। तो आप R21 वेक्टर कैलकुलेट कर लो। अगर आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फिर आपको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? R12 की। कैलकुलेट कर दिया। R वेक्टर यानी जो आपने यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेट किया है, तो वेक्टर फॉर्म में आपको कैसे मिलेगा? xik प्लस yjk प्लस zk कैप, और उसके मॉड की रिक्वायरमेंट है हमें। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड ऑफ R एंड होल क्यूब। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे एंड फाइनल इक्वेशन आपके पास रहा है f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस gm1 m2 अपॉन r क्यूब इंटू R वेक्टर। और ये जो नोटेशन है 1 2 और 2 1, ये आपने अपनी तरफ से लिख लिया ताकि हमें क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। यूनिट अभी भी क्या रहेगा? फोर्स है तो यूनिट न्यूटन ही रहेगा, लेकिन हमने विद डायरेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। इट इज वैलिड ओनली फॉर
पॉइंट मासेस, यानी अगर आपको जो पार्टिकल्स दिए गए हैं वो पॉइंट शेप में है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं gm1m2 by r स्क्वायर। लेकिन अगर पॉइंट शेप में गिवन नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो फिर अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि सर अर्थ और मून तो ये तो पॉइंट नहीं है, तो फिर हम इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं gm1m2 by r स्क्वायर। तो उसके लिए सिंपल सा एक पॉइंट क्या है इस बात को आप समझें कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉइंट मास, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, ऑब्जेक्ट का क्या है डायमेंशन, जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ का रेडियस, तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो जो इसका डायमेंशन है वो सेपरेशन के रेस्पेक्ट में कम होना चाहिए। सेपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तारे हमें कैसे दिखते हैं, तारे अगर हम स्टार्स की बात करते हैं तो स्टार्स ऑब्वियस बात है कि बड़े बड़े स्फीयर्स बने हुए हैं, लेकिन हमें दिखते कैसे हैं, छोटे से पॉइंट मास की तरह। क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है किसी भी स्टार और अर्थ के बीच में वो क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। क्लियर पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन अगर पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस या जिस पॉइंट पर आपको इफेक्ट स्टडी करना है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉइंट मास देन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझो कि मानो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये है अर्थ, ठीक, और सेकंड हमने कंसीडर किया मून, और दोनों के बीच का सेपरेशन आपने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। तो अर्थ के पास कुछ मास होगा जिसको आपने लिख दिया me, मून के पास भी कुछ मास होगा जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया mm से, अर्थ का रेडियस आपने रिप्रेजेंट कर दिया re से, मून का रेडियस हमने रिप्रेजेंट कर दिया rm से। ये बात समझ में आई। तो पहली बात तो ये, अगर ये डिस्टेंस यानी स्मॉल आर डिस्टेंस कम है तो अर्थ और मून आपको कैसे दिखेंगे, पास पास, और पास पास अगर दिखेंगे तो दोनों स्फीयर है, स्फेरिकल इन शेप, तो दोनों क्या है, स्फीयर्स हैं, और स्फीयर्स पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी gm1m2 by r स्क्वायर जो इक्वेशन है आपकी, gm1m2 by r स्क्वायर जो न्यूटन ने इक्वेशन दी है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज कंडीशन है कि वो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स देन वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कंडीशन क्या बना, कंडीशंस पे ध्यान दो कि आप लिख सकते हैं कि अगर re इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r एंड rm इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, अगर ये कंडीशन आपको गिवन है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यू रहेगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइड बाय r स्क्वायर। यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करके फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जितना भी हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है, प्लेनेट से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है आपका, तो उसके बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रेविटेशन फोर्स इक्वेशन यानी gm1m2 by r स्क्वायर ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है, प्लेनेट है, वो तो बहुत लार्ज है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट्स वो भी लार्ज है, और जो डिस्टेंस है वो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा लार्ज है। तो डायमेंशन को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर RE और ये RM नेग्लिजिबल कंसीडर हुआ, एंड सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स हमें कितना मिला, स्मॉल r, फोर्स कैलकुलेट कर लिया GME mm बाय r स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि जो भी फोर्सेस लग रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में है, दोनों का सम 0 होना चाहिए, और एक्शन रिएक्शन पेयर में जो दो फोर्सेस लगते हैं वो दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, वो फोर्सेस दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर मानो हमने यहाँ पे दो मास पार्टिकल कंसीडर करे, दोनों पॉइंट मासेस हैं, फर्स्ट मास m1, सेकंड मास m2 एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज r। अब आपको पूछा गया कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किधर लगेगा, तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि दो मास पार्टिकल हमेशा फोर्स अट्रैक्शन का। तो फर्स्ट पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स m2, और सेकंड पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स m1। क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं
कि F12 पूछा जाए या F21 पूछा जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, विच इज इक्वल टू GM1M2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन क्या मिली, हमें अपोजिट मिली। F12 अगर आई कैप में आ रहा है तो F21 किधर आ रहा है, माइनस आई कैप में। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। और इन दोनों प्रॉपर्टी से शो होता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो न्यूटन के थर्ड लॉ का फॉलो करता है या ओबे करता है। क्लियर? क्योंकि अगर मैं दोनों को सम करूंगा, वेक्टरली सम करूंगा, तो आंसर मिलेगा 0। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल हैं, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट मतलब 180 डिग्री पर है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्लियर पॉइंट? साथ में आप मेंशन कर सकते हैं कि F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर अगर परफॉर्म किया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, 0। क्लियर है? नेक्स्ट, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? अगर हम बात करते हैं फोर्स, तो फोर्स हमें कितना मिला है, GM1M2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर? तो दिस कोई भी इक्वेशन, कोई भी फोर्स की अगर हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपने क्लास 9 क्लास 10 में भी पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपने क्या लिखा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या ये फोर्स में प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो जिस भी फोर्स में प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर आ रहा है वो किसको फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। ग्रेविटेशन एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। तो फोर्स के रिलेशन में F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, दैट मींस इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स से क्या मतलब है? सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज या टू पार्टिकल्स। जो लाइन बनेगी उसी को ज्वाइन करता हुआ मिलेगा। जैसे अगर हम यहां पर कंसीडर करें कि एक पार्टिकल है m1 और सेकेंड पार्टिकल है यहां पर m2, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू डायरेक्शन क्या रहा, टुवर्ड्स m2, और F21 का डायरेक्शन क्या रहा, वो रहा टुवर्ड्स m1। ये बात हमें समझ में आई। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल किसको रहा है, जो दोनों के सेंटर है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही हमें मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज along the line joining center of two masses, ठीक है। The direction of force is always along the line joining center of two masses. That's why it is known as central force. It is known as central force. ये बात समझ में आई कि दोनों के सेंटर से पास होने वाली लाइन के लॉन्ग ही फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, सेंट्रल फोर्स बोला गया। तो पॉइंट मास में तो हमें समझ में आ गया। मानो अगर पॉइंट मास की जगह कोई ऑब्जेक्ट होता तब क्या होता, तो हमने माना कि जैसे इधर अर्थ, सेकेंड हमने यहाँ कंसिडर कर लिया मून, दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन, दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन, ये लाइन, ठीक है। अब जहां जो फोर्स लगेगा वो इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो आप बोल सकते हैं फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एंड डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द टू मासेस, ठीक है। पॉइंट मासेस होगा तो उनको कनेक्ट कर दोगे, और अगर आपको कोई बॉडीज दी गई है तो बॉडीज में भी सेंटर तो होगा, तो सेंटर को आपने कनेक्ट कर दिया और इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स।
इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स। स्टार्टिंग में हमने समझा है फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो मास में मीडियम नहीं आता, डिस्टेंस सेपरेशन में मीडियम नहीं आता। और जो G है, G आपने क्या बोला है, G का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है? इसका वैल्यू फिक्स है। कितना आया? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है किसी भी फैक्टर से? नहीं कर सकते। फोर्स का वैल्यू तभी चेंज होगा जब या तो मास चेंज हो या सेपरेशन चेंज हो। ठीक है, मीडियम चेंज होने से नहीं। मीडियम का मतलब क्या है? मान लीजिए दो मास पार्टिकल हमने कंसीडर करे, दोनों को एयर में रखा हुआ है, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को हमने वाटर में डिप कर दिया तो फोर्स अभी भी Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। वाटर हटा के हमने इन दोनों को केरोसिन में डिप कर दिया तो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्थ और मून की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़े टाइम तक ही तो एटमॉस्फेयर है, उसके बाद तो हमें क्या मिलता है? वैक्यूम। और वैक्यूम में भी अगर ये फोर्स लग रहा है दैट मींस यहाँ पे कोई मीडियम की डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरीके का फोर्स है? मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। क्लियर? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर हमने पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव इन नेचर है। और हम अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर जाने में और वापस उस पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन तक लेकर आने में जितना नेट वर्क डन होगा वो हमें क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, तो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर मीन्स नेट वर्क डन in a loop, net work done in a loop। आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। पार्ट डिपेंडेंट नहीं होगा, पोजीशन डिपेंडेंट रहेगा। वर्क अगर आप सम करोगे तो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना और बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना और बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आना, किसी भी पाथ से आए तो नेट वर्क डन हमें कितना मिलेगा? नेट वर्क डन विल बी जीरो। अगर आप कौन से फोर्सेज में पार्टिकल को मूव करवा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर का है? कंजर्वेटिव नेचर का है। वर्क एनर्जी पावर में हम इसको समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग रेंज आल्सो। ठीक है, क्योंकि मून अर्थ के बीच में लग रहा है, सन और अर्थ के बीच में लग रहा है, सन और मून के बीच में लग रहा है और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब लॉन्ग रेंज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और यही हमारे यूनिवर्स की स्टेबिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इस बात का ध्यान रखा जाए क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेनेट हैं और सब प्लेनेट का किसी भी एक प्लेनेट पे फोर्स तो लगेगा। जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ पे मून के कारण भी फोर्स आ रहा है, सन के कारण भी फोर्स आ रहा है, पास में मार्स है उसके कारण भी फोर्स है, वीनस के कारण भी फोर्स है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक जो उसका पाथ है उसी पे मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब सभी फोर्सेस का नेट इफेक्ट, सभी फोर्सेस अब ये अर्थ पे लगा, सेम एज वीनस पे लग रहा होगा, सेम एज मार्स पे लग रहा होगा, सेम एज जुपिटर पे लग रहा होगा और ये सब अपने एक पर्टिकुलर पाथ को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स स्टेबल है उसका स्टेबिलिटी का रीजन भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। नेक्स्ट, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इस बात को ध्यान रखा जाए, एक अच्छा पॉइंट है। आगे जब आप यूनिट्स में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको एक पॉइंट समझ में आता है, क्वेश्चन भी आपको मिलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो विकेश फोर्स है, उससे ग्रेटर फोर्स आते हैं, ग्रेटर मैग्नीट्यूड के फोर्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स रहता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट, मॉडरेट लेवल, ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, ठीक, कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। तो इस रेंज का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि Fg वीकेस्ट एंड F न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गेस्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो मॉडरेट लेवल का होता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखें, ऑलवेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? आपने वेक्टर में पढ़ लिया होगा कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर
या एक से ज्यादा फोर्सेज किसी पॉइंट पर एप्लीकेबल हैं तो नेट फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर से। ध्यान दें, पार्टिकल आपने यहां पर एक प्लेस कर दिया M1 और कुछ पार्टिकल्स आपने यहां पे प्लेस करें, या इसका नाम हम कर देते हैं M, और जो अदर पार्टिकल्स आप प्लेस कर रहे हैं इनकी नेमिंग हमने कर दी M1, M2 एंड M3। अब आपसे पूछा गया कि नेट फोर्स ऑन मास कैलकुलेट करें, नेट फोर्स ऑन मास M कैलकुलेट करें। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि तीन फोर्सेज हैं और तीन मासेज हैं और तीनों मास अपना अपना फोर्स इसके ऊपर एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे, तो तीनों फोर्स एप्लीकेबल होंगे। और किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपसे नेट फोर्स पूछा जाए तो ड्यू टू फर्स्ट मास, ये जो स्मॉल m मास है वो अट्रैक्ट होने का ट्राई करेगा किसकी तरफ, M1 की तरफ। ड्यू टू सेकेंड अट्रैक्शन फोर्स लगेगा टुवर्ड्स M2 एंड ड्यू टू थर्ड मास अट्रैक्शन फोर्स रहेगा ड्यू टू M3। तो अगर आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसमें? आपसे पूछा गया फोर्स ऑन M ड्यू टू M1, तो आंसर क्या रहेगा? मान लो सेपरेशन सभी का है R, सेम सेपरेशन पे रखे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम बात करें, आंसर क्या रहना चाहिए? फोर्स ऑन मास ड्यू टू M1, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो वैल्यू में मिलेगा GM M1 बाय सेपरेशन स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया नेट फोर्स, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर केवल M लिखा है तो M किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट फोर्स को। क्या आपको बोला गया कि मास M पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करें या नेट फोर्स कैलकुलेट करें? दोनों एक ही बात है। यानी जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं सभी का वेक्टर सम हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर सम करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और अगर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का पूछा गया तो ये इन दोनों का म्यूचुअल है, M and M1। Between M and M1, the force is Gm1 M2 by R square, which is mutual force between these two particles, which is mutual force between these two particles, small m and M1। Clear point? ठीक है। नेक्स्ट, ये हमें समझ में आएगा जब हम आगे डेरिवेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी रिलेटेड। सो ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, कोई डाउट? या इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, समझ में आ जाएगा, बिकॉज आपने Gm1 M2 by R स्क्वायर बेसिक इक्वेशन तो पढ़ी है। ठीक है, और जब आपने NLM के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आपने देखा है कि अगर M मास का पार्टिकल रखा है तो अर्थ उसको कितने फोर्स से पुल करता है? उसको पुल करता है वो mg फोर्स से। ठीक है ना, यही रहता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, केवल एक एक्सप्लेनेशन के लिए कि आपने ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कैसे कर दिया। तो मानो यहाँ पर है अर्थ का मास हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पर अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा है स्मॉल m। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ कितना रहेगा? तो वैल्यू आप लिखोगे G कैपिटल M स्मॉल m बाय R स्क्वायर। ठीक है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर रखा है, स्मॉल m का पार्टिकल है तो फोर्स लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर। ठीक, और NLM में यही क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया था? NLM में हमने यही क्वेश्चन कैलकुलेट किया था कि हमने माना था कि यहाँ पर एक अर्थ है, अर्थ का मास है M, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल r भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने ये बोला था कि इस M मास पे अर्थ के कारण जो पुल लग रहा है, जिसको आपने ग्रेविटी बोला, उसको आपने रिप्रेजेंट किया किससे? स्मॉल mg से। ठीक है, तो दोनों बात तो एक ही है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो Fg लग रहा है उसका वैल्यू Gm m बाई R स्क्वायर लिखा जाए या फोर्स इज इक्वल टू mg लिखा जाए, ये एक ही बात है।
इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आप ग्रेविटेशन इंटेंसिटी पढ़ेंगे, लेकिन आप एनएलएम भी पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको रिलेट कर सकता हूं, और Gm1m2/r² भी आपको अप्लाई करना आता है इसलिए भी इसको रिलेट किया जा सकता है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो वैल्यू रहेगा, इन दोनों फोर्सेस का जो वैल्यू रहेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। स्मॉल g को आप क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, उसी को आपने शॉर्ट में क्या बोला है, ग्रेविटी। क्लियर पॉइंट, समझ में आई बात? ठीक। अब फोर्स किस तरीके की क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर आपसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं Gm1m2/r² से, लेकिन अगर आपको वेक्टर एडिशन दिया गया या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर हमें अप्लाई करना है, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या समझा है कि एक से ज्यादा फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं और एक से ज्यादा मोर देन वन फोर्सेज अगर है तो इन सबका क्या करना होगा, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर एडिशन करना होगा। तो वेक्टर एडिशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं रहे, ठीक है। बिल्कुल जनरल बात है, आपको याद भी होगा, केवल हम इसको समझ रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर आपको गिवन है ए वेक्टर, ठीक। सेकंड वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर, ठीक। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपको गिवन है थीटा, एंड कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट। क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना रहेगा, आर वेक्टर कितना रहेगा। अब आर वेक्टर आप दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे वेक्टर में ही कैलकुलेट करना है तो मैं बोल देता हूं कि वेक्टर a प्लस बी ये आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर मुझे कैलकुलेट करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके, कि या तो a प्लस बी वेक्टर फाइंड करके उसका मोड फाइंड कर लो, या फिर देखो फर्स्ट पैटर्न यहां पे बनता है कि a प्लस बी वेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया एंड मोड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b गिव्स मोड ऑफ रिजल्टेंट r, और दिस इज फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। दो वेक्टर्स गिवन, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन वेक्टर ए, सेकंड मैग्नीट्यूड गिवन b, एन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स गिवन थीटा। So resultant magnitude is can be calculated by using √a² plus b² plus 2ab cos theta, where theta is angle between vector a and vector b। पढ़ चुके हो, अच्छी बात है। रिजल्टेंट कहाँ मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर always in same plane having vector A and vector B, यानी A और B जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन में हमें क्या मिलेगा, R वेक्टर भी मिलेगा। तो R वेक्टर यहां पे कहीं मिल गया, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो ये R वेक्टर हमें मिल गया, ठीक। किस प्लेन में मिला, जिस प्लेन में वेक्टर A और वेक्टर B है। फिर आपने एक जनरल कंडीशन भी पढ़ी होगी कि अगर दोनों का मोड सेम है, थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा होगा वेक्टर में कि अगर वेक्टर A, मोड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर B, सो रिजल्टेंट अगर मैं इन दोनों को बोल देता हूं F, तो रिजल्टेंट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग 2F cos θ/2। तो अगर दो इक्वल वैल्यू वेक्टर्स हमें मिलते हैं तो रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2F cos θ/2। डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो हम यूज करते हैं a² b² 2ab cos θ। cos θ का वैल्यू आपको 0 से 180 पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपने टेबल में समझ चुके हैं बेसिक मैथ में, ठीक। वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो दोनों को वेक्टर लिएट कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो a² b² 2ab cos θ एंड √ और मोड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, छोटे छोटे से बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। फर्स्ट आपको दिया गया व्हेन 2 पॉइंट masses of mass 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम
आर प्लेस्ड एट सेपरेशन 100 मीटर। सो दो मास पार्टिकल्स हमने कंसीडर करें, फर्स्ट मास पार्टिकल विद मास 2 किलोग्राम एंड सेकेंड वन विद मास 4 किलोग्राम एट अ सेपरेशन 100 मीटर। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। केवल फोर्स बोला गया, ऐसा नहीं बोला गया कि फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड और सेकंड पे ड्यू टू वन। दैट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। बाकी हमें ऑप्शन से भी पता चलता है, अगर ऑप्शन में नंबर्स में लिखा है 10, 20, 30, 40, 50 तो फिर मैग्नीट्यूड, अगर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में लिखा है तो इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो एफ वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। g का वैल्यू कितना है? So value of G is 6.67 into 10 power minus 11 unit न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? ठीक, वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं पुट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं केवल इन टर्म्स ऑफ G कैलकुलेट कर रहा हूं, बिकॉज ये सब आपका कैलकुलेशन है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी बेसिक पॉइंट आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है ना? तो G का वैल्यू आप ये पुट करके हमारा आंसर लेकर आ सकते हैं। मैं इन टर्म्स ऑफ जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में हम कैलकुलेट भी कर लेंगे ताकि आप उसके हैबिचुअल रहें। तो फर्स्ट मास कितना है? 2 किलोग्राम। सेकेंड मास कितना है? 4 किलोग्राम। सेपरेशन बिटवीन देम 100 स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, ध्यान दें, 8 इंटू जी, तो वैल्यू रहा 8g इंटू 10 पावर माइनस 4 और यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन। हो सकता है आपको ऑप्शन जी में ही दिया जाए तो जी में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हो सकता है कि पूरा नंबर में दिया जाए तो जी की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली किस तरीके से सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर आ रहा है आपके पास 6 और ये जो नंबर है आपके पास 6.67, ये 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 6.5। अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर मिल जाएगा जो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फिर एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आया हमारे पास 6.5 और 6.5 इंटू 8 करूंगा तो 6.5 का डबल कितना होता है? 6.5 का डबल होगा 13 और 13 का 4 टाइम्स, 13 का 4 टाइम्स तो 52। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल बन जाएगा किसके? ध्यान देना कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। पहले से आपके पास अवेलेबल है 8 और 10 पावर माइनस 4, तो 6.67 इंटू 8 किया तो अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर मिला 52 इंटू 10 पावर माइनस 15 यूनिट न्यूटन। बात समझ में आई? तो वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली आप सोल्व करना सीखें, ऑप्शन में आप टिक कर दें। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ऑप्शंस जो आते हैं वो दूर दूर आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे आएंगे 52, 51, 53, 54, ऐसा नहीं। ऑप्शन 52 है, हो सकता है जो दूसरा ऑप्शन हो वो 62 इंटू 10 पावर समथिंग हो, फिर 43 इंटू 10 पावर समथिंग हो। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर मिला। आपने कैलकुलेट कर लिया, 2 पॉइंट मासेस गिवन इन टर्म्स ऑफ जी पूछा गया तो आंसर 8g इंटू 10 पावर माइनस 4। वैल्यू पूछी गई तो अप्रोक्सीमेटली 52 इंटू 10 पावर माइनस 15, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है। पॉइंट क्लियर? फोर्स पूछा गया, मास पार्टिकल सेपरेशन, अप्लाई किया gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया फाइंड नेट फोर्स ऑन द मास प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे जो मास पार्टिकल प्लेस्ड है उस पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक, अब कौन कौन से मासेस के कारण फोर्स कैलकुलेट करना है, ये अदर मासेस रखे हैं। इनका डायमेंशन क्या है? इसका लोकेशन है 1 मीटर, सेकेंड का लोकेशन 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, जितने मास आपको दिए हैं सब किलोग्राम में प्लेस्ड है। ऑल मास यूनिट क्या रहेगा? किलोग्राम में। और ऐसे कहाँ तक जा रही हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मतलब एक इनफाइनाइट नेटवर्क आपको मिल रहा है। ये बोल सकते हैं कि पूरा एक सीरीज चल रहा है और एम मास पार्टिकल्स कहाँ पे कहाँ तक रखे हुए? इन्फिनिटी तक। और जो डिस्टेंस इंक्रीमेंट है वो किस तरीके से? 1, 2, 4, 8, तो नेक्स्ट कहाँ मिलेगा? 16,
फिर 32, 64, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है। अब बेसिक पॉइंट पर आए, फोर्स किस पे कैलकुलेट करना है? जो मास आपने ओरिजिन पे प्लेस किया है उस मास पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कंसीडर कर दूं, नंबरिंग कर दूं, तो फर्स्ट मास पार्टिकल के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स m1, क्योंकि जो नेचर ऑफ फोर्स है वो अट्रैक्शन का है, यानी जो फर्स्ट पार्टिकल जो ओरिजिन पे रखा हुआ पार्टिकल है वो m1 की तरफ अट्रैक्ट होने का ट्राई करेगा, m2 की तरफ भी अट्रैक्ट होने का ट्राई करेगा, m3 की तरफ भी अट्रैक्ट होने का ट्राई करेगा। तो सभी फोर्सेस का जो डायरेक्शन रहा f1, f2, f3 वो सब किधर मिला? हमें टुवर्ड्स i कैप मिला। ये बात समझ में आई? तो ये सभी फोर्स एड होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए। अगर सभी फोर्सेस सेम ही डायरेक्शन में है, सभी के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो सभी फोर्सेस क्या हो जाने चाहिए? सम हो जाने चाहिए। नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पार्टिकल पे, तो नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, जो पार्टिकल आपने ओरिजिन पे रखा है जिसको मैंने बॉक्स पार्टिकल बोला है, तो उस पर लगने वाला फोर्स हमें मिलेगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब बताओ F1 का वैल्यू कितना? सो फर्स्ट पार्टिकल m, सेकेंड पार्टिकल m, डिस्टेंस बिटवीन देम 1, क्योंकि कोऑर्डिनेट कितना है 0 मीटर एंड 1 मीटर, सेपरेशन कितना रहेगा 1। क्या लिखें? पॉइंट समझना अच्छे से, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सब वेक्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन सॉल्व करना हमें आना चाहिए। याद दो, फर्स्ट पार्टिकल m, सेकेंड पार्टिकल m, तो मास तो रहा gm²। ठीक है, सेपरेशन कितना? बिटवीन 0 एंड 1, सेपरेशन 1 मीटर, सो 1²। बिटवीन पार्टिकल एट ओरिजिन एंड एट लोकेशन 2, तो यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना मिलेगा? ये सेपरेशन रहेगा 2। फोर्स कितना लिखें? gm² बाय 4²। क्लियर? नेक्स्ट F3, gm² बाय 4 मीटर, सेपरेशन कितना? 0 to 4, तो ओके, यहां मिस्टेक किया, यहां पर आएगा 2², बिकॉज सेपरेशन इज 2², हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया 4। नेक्स्ट, सेपरेशन कितना बिटवीन ओरिजिन एंड थर्ड पार्टिकल? 4, सो यहां में लिखना होगा 4² प्लस नेक्स्ट पार्टिकल पे 1, 2, 4, नेक्स्ट डिस्टेंस 8² एंड सो ऑन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देखें वैल्यू gm² कॉमन, तो इन ब्रैकेट वी कैन राइट 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 टिल इंफिनिटी। कौन सा सीरीज बन रहा है? ये सीरीज बन रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सा बन रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन आप नोट कर चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हमने सीखा या नहीं सीखा? हमने सीखा है। वैल्यू कितना है? a/1 - r, अगर इन्फिनिट सीरीज आपको गिवन है और रेशियो भी आपका लेस देन 1 आ रहा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जो प्रोग्रेशन है वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म्स अगर आपको दिए गए हैं तो सीरीज सम कितना मिलता है? a1 - r, जहां पर a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, एक इसको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, और r रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को। एंड r किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन रेशियो को। तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1/4, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म 1/4, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म 1/4। सो वैल्यू ऑफ a वो रहा 1 एंड वैल्यू ऑफ रेशियो वो रहा 1/4। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या सम किया जा सकता है? तो अगर मैं नेट फोर्स को ही कैलकुलेट कर रहा हूं, सो फोर्स ऑन m इज इक्वल टू gm², और ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1/1 - 1/4। a/1 - r आपने अप्लाई कर दिया। 1 - 1/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3/4, और 3/4 का इनवर्स 4/3। तो आंसर आ गया 4/3 gm²। किस पर फोर्स?
m मास पर फोर्स। कहाँ रखा है? ओरिजिन पे रखा है। सभी फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है? आई कैप। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया तो आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन अगर वेक्टर में पूछा गया तो फिर आंसर में क्या ऐड कर दोगे? केवल डायरेक्शन ऐड कर दो, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। मैग्नीट्यूड पूछा है तो आई कैप हटा दिया जाएगा, 4/3 gm स्क्वायर इज द आंसर। तो मैग्नीट्यूड रहा 4/3 gm स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मिल गया, वेक्टर फॉर्म में पूछा गया तो विद डायरेक्शन आई कैप आपने बता दिया, सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के लिए हमने और किस कॉन्सेप्ट का यूज किया? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट सीरीज सम जिसका रेशियो लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 अगर रेशियो रहता है तो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं? ये बात का ध्यान रखें कि रेशियो जो है वो लेस देन 1 आना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a/1 - r। अदरवाइज बेसिक फॉर्म में यूज होता है a1 - r/1 - r। नोट करें।